हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिलीप और आज हम शुरू करने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी। एक्चुअली जब बात अलाउद्दीन खिलजी की आती है तो थोड़ा सा अपने दिमाग में आप जो मूवी वगैरह जो आपने देखी है उसकी जो चीज़ें हैं वो निकाल दीजिएगा, क्योंकि वो हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है नहीं। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हिस्ट्री। और किस टाइप से हम पढ़ेंगे, मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं स्टोरी में चाहे जो तरीका हो, ह्यूमर हो या कोई दूसरा भी तरीका हो, मैं आपको फैक्ट्स के याद करा दूं। और इसका जो पूरा आपके अलाउद्दीन खिलजी का जो रहेगा, हमारी 2 क्लासेस रहेगी। पार्ट 1 अभी रहेगा, उसके बाद पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 की सारी जो चीज़ें हैं वो मैं गारंटी लेता हूं कि क्लास खत्म होने से पहले तक आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। तो यहां हम शुरू करते हैं हमारी स्टोरी के कैरेक्टर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। एक्चुअली मूवी आप सबने देखी होगी, थोड़ा बहुत मूवी का कुछ याद भी होगा आपको कि अलाउद्दीन के बारे में क्या बताया गया था। अलाउद्दीन खिलजी जो है, सबसे पहले अगर बात करें हम, खिलजी जो क्रांति है, खिलजी क्रांति के जनक जलालुद्दीन खिलजी, जिन्होंने बलबन के वंशजों को रातों रात षड्यंत्र के तहत रातों रात उठा के यमुना में फिकवा दिया और खिलजी वंश की स्थापना की। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि जिस खिलजी वंश की स्थापना उन्होंने की है, आने वाले टाइम में उनकी भी मृत्यु निश्चित है। और वो मृत्यु शायद वो अपने हाथों से लिख रहे थे। हुआ कुछ यूं कि जलालुद्दीन खिलजी के भाई थे शिहाबुद्दीन, जो बलबन की सेना में एक सैनिक हुआ करते थे। एक्चुअली उनके 4 पुत्र हुए। हिस्ट्री में ज्यादा नाम दूसरों का मिलता नहीं है, 2 पुत्र मेनली मिलेंगे हमें। फर्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी और दूसरे हैं अल्मास बेग। हमारे स्टोरी का जो कैरेक्टर है वो है अलाउद्दीन खिलजी, एक बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी इंसान। मतलब मैं आज आपको एक चीज बताऊं कि अगर आप क्लास में छोटे रहे होंगे, जब हम छोटे होंगे, आपने बचपन से क्या ज़्यादा आपके दिमाग में क्या चीज़ आई होगी, मैं बड़ा होऊंगा तो कलेक्टर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। जब अलाउद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठा करते थे, अपने सैनिकों के साथ बैठा करते थे, अलाउद्दीन बोला करते थे कि मैं, जैसे उनके दोस्तों ने अगर कहा कि यार मैं चाहता हूं कि मैं सुल्तान बन जाऊं, हर कोई चाहता है कि सुल्तान बन जाए, तो अलाउद्दीन कहा करता था गरीबों। मैं उसका रीजन बताऊंगा। एक्चुअली अलाउद्दीन हमेशा से सिर्फ सुल्तान नहीं, सुल्तान से भी बड़ा पद चाहता था हमेशा। इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी कि वो बचपन से ये चीज चाहता था कि मैं बनूं सिकंदर की तरह महान। सिकंदर, जिस तरीके से सिकंदर महान था, उस तरीके से सिकंदर की तरह बनना चाहते थे और उनका सपना था। इसीलिए वो अपने आप को सिकंदर कहा करते थे, दूसरा सिकंदर। जैसे मैं हूं, मैं अगर आज चाहूं मैं खुद को कह दूं दूसरा नरेंद्र मोदी थोड़ा उसी टाइप से आपके अलाउद्दीन खिलजी भी थे, वो अपने आप को दूसरा सिकंदर कहा करते थे। और उसी टाइप से धीरे धीरे जो चीजें होगी वो काफी चेंज होगी। वो हम, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी जो थे, इनका बचपन का नाम था अली गुस्सास्प। अली गुस्सास्प, हालांकि यहां र नहीं है, अली गुरशास्प, लेकिन याद करने के लिए हम बना देंगे इसको अली गुस्सास्प, क्योंकि अलाउद्दीन को गुस्सा बड़ा आता था। आपने देखा होगा अलाउद्दीन गुस्सा बड़ा करते थे, मूवी में भी आपने देखा होगा अलाउद्दीन को गुस्सा बड़ा आता था। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, उस इंसान को जितना गुस्सा आता था उससे ज्यादा उसमें विजन था। उसने सल्तनत कालीन इतिहास में ऐसे माइलस्टोन बना दिए, ऐसे मील के पत्थर साबित किए उसने, जिसने सल्तनत की व्यवस्थाएं बदल दी। उसने रातों रात गुप्तचर व्यवस्थाएं बनाई। क्या आप कभी सोच सकते हैं ये कि ऐसा कोई सुल्तान सल्तनत काल में आएगा जो पार्टीज बैन कर देगा, लोगों की दावतें बैन कर देगा? आप रेडी हुए और आपने सोचा कि यार आज तो फलाने अमीर ने मुझे इनविटेशन भेजा है और घर पे बनाया है मुर्ग मुसल्लम। और भी दूसरी चीज,
अनेक दावतें पेश की है, लेकिन आपको शाम को एक नोटिस मिलता है कि सुल्तान की इजाजत है कि अब कोई दावतें नहीं करेगा। दावत तक तो फिर भी ठीक है। अब सुल्तान ने, अलाउद्दीन खिलजी जो सुल्तान है, उन्होंने बाद में अमीरों के बीच जो शादियों का संबंध है उसको भी मना करवा दिया। और उसका हम रीजन देखेंगे कि वो क्या रीजन था। गुप्तचर व्यवस्था इस इंसान ने, अगर भारत में सबसे पहले इतनी स्ट्रॉन्ग गुप्तचर व्यवस्था अगर किसी ने की, वो था अलाउद्दीन खिलजी। इसके गुप्तचर को नाम दिया जाता था, हम जब आगे जो सेकंड पार्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, अलाउद्दीन खिलजी ने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जो कि दक्षिण तक जिसका विस्तार था। हालांकि उन जगहों को अलाउद्दीन ने अपने साम्राज्य में शामिल नहीं किया, क्योंकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन काफी मुश्किल होता। तो अलाउद्दीन की कुछ इस तरह की उनकी उपलब्धियां थी जिसकी वजह से भारतीय इतिहास में उनको पढ़ना जरूरी है और उनकी उपलब्धियों को पढ़ना और भी ज्यादा जरूरी है। तो ये व्यक्ति बचपन में गुस्सा बड़ा करता था, इसीलिए नाम हमने इसका रख दिया अली गुस्सा। याद रखिएगा, ये नाम हमने रखा इनका, ये नाम इनका हमने रखा है। और कुछ नाम इन्होंने खुद रखे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सिकंदर सानी, यामीन उल खिलाफत, सुल्तानों का सुल्तान, पृथ्वी के सुल्तानों का सुल्तान, जनता का चरवाहा। मतलब कोई इंसान खुद को इतना ज्यादा, मतलब इतनी उपाधियां कोई कैसे दे सकता है? ये उपाधियां वही इंसान दे सकता है जिसमें बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा हो। अब जैसे अगर आज के टाइम पे अलाउद्दीन होते तो मैं तो इनको कहता, मैं कहा यार बहुत ज्यादा फेंकते हो आप, सीरियसली। क्योंकि अब देखिए, आप जनता का चरवाहा, मतलब यहां ये फील करा रहे हैं कि भाई जनता जो है उसको मोटिवेट करने का काम करता है आपका अलाउद्दीन। दूसरा सिकंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन हमेशा खुद को सिकंदर की तरह कहा करते थे। जब भी दोस्तों के साथ बैठे, कोई बात हुई तो बोला करते थे कि मैं तो सिकंदर की तरह हूं। दूसरा सिकंदर, मैं मजाक में लेकर अगर आपको एक बात कहूं तो इस तरीके से देखा कीजिएगा कि हो सकता है अलाउद्दीन वहां उस टाइम पे ये बोला करो कि भाई सिकंदर वापस नया जन्म लेके आया है, इसलिए ये बन गया दूसरा सिकंदर। और पृथ्वी के सुल्तानों का सुल्तान, मतलब जितने भी सुल्तान है तुम्हारी पृथ्वी पे, उन सभी सुल्तानों का मैं खुद सुल्तान हूं, सुल्तानों को भी सुल्तान। क्या मतलब, फेंकने की भी हद है। और उसके बाद इसने एक उपाधि ली, यामीन उल खिलाफत, मतलब खलीफा का प्रतिनिधि। क्योंकि खलीफा आपको पता है उस टाइम के मुस्लिम जगत में सबसे ज्यादा जो बड़ा पद होता था वो खलीफा का होता था, तो खलीफा का प्रतिनिधि। और सिकंदर सानी, सिकंदर सानी मतलब सिकंदर की तरह या सिकंदर की तरह महान। तो ये थी अलाउद्दीन की उपलब्धियां। अब हम अलाउद्दीन की आरंभिक जीवन की अगर बात करें, अलाउद्दीन के जो पिता थे, काफी कम उम्र में ही अलाउद्दीन के पिता शिहाबुद्दीन की मृत्यु हो गई। अब क्योंकि शिहाबुद्दीन की मृत्यु हो गई तो उनके बड़े भाई जलालुद्दीन खिलजी, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को उनके बच्चों पर तरस आ गया और उन्होंने इन बच्चों में से इन बच्चों को गोद ले लिया, जिसमें अलाउद्दीन भी थे और अल्मास बेग भी थे। अब अल्मास बेग का मैं नाम आपको थोड़े से टाइम बाद याद कराऊंगा, बहुत इजीली आपको इसका नाम याद हो जाएगा। अल्मास बेग का नाम और उसकी उपाधि दोनों ही आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे। थोड़ा सा हम स्टोरी में धीरे धीरे एंट्री ले रहे। तो जलालुद्दीन खिलजी ने अल्मास बेग को और अलाउद्दीन खिलजी को दोनों को गोद लिया और खेलते खेलते, मतलब अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो खेलते खेलते उन्होंने एक बार अल्मास बेग को अपने पास बुलाया और बोला कि यार भाई एक बात बोलूं, क्या बुरा तो नहीं मानोगे? तो अल्मास बेग ने कहा कि नहीं 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 भाई, मैं आपकी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा। तो अलाउद्दीन ने कहा कि देखो बुरा मत मानना, तुम्हें एक बात बोलूं, तुम्हारा जो ये चेहरा है ना, ये चेहरा मुझे थोड़ा अलमारी जैसा लगता है। आपने अलमारी देखी होगी, ये अलमारी, कि भाई तुम्हारा चेहरा जो है मुझे बड़ा अलमारी जैसा लगता है और तुम्हारा जो चेहरा है वो थोड़ा अलग है। अलग है, एक तो तुम्हारा चेहरा है अलमारी जैसा और ऊपर से तुम्हारी आंखें जो है वो है उल्लू जैसी।
कि तुम्हारा चेहरा है अलमारी जैसा और आंखें है उल्लू जैसी, लेकिन तुम है ना, तुम भाइयों के भाई हो और मेरे सबसे फेवरेट भाई हो, इसलिए तुम बहुत अलग हो। और मैं ये विश करता हूं कि जब कभी हम बड़े हो जाएंगे और जब कभी मैं सुल्तानों का सुल्तान बन जाऊंगा, जब कभी मैं सिकंदर जैसा महान बन जाऊंगा, उस दिन मैं तुम्हें अपना कमांडर बनाऊंगा और तुम्हें उपाधि दूंगा, क्योंकि तुम्हारी उल्लू जैसी आंखें हैं, इसलिए मैं तुम्हें उपाधि दूंगा उलुग या उलुग खान। अब ये तो बात थी मजाक की। एक्चुअल में अलमारी से मैंने आपको याद कराया है अलमास, क्योंकि अलमारी के ऊपर जो ये र की मात्रा है इसे यहां लगा दीजिए तो आपको अलमास याद हो जाएगा, और उलुग जो है उल्लू से आपको उलुग खान याद हो जाएगा। आई एम श्योर याद हो जाएगा, अगर आपने पढ़ लिया है, आपने अगर थोड़ा इंटरेस्ट लेके मेरी स्टोरी को सुना है तो आई एम श्योर आपको उलुग खान याद हो जाएगा। ये उलुग खान एक ऐसी उपाधि है, जैसे कि अगर मैं खुद को कहूं, मैं अगर खुद को चाहूं तो मैं खुद को कहूंगा डोनाल्ड ट्रंप, सीरियसली। या फिर आज आपने हमें कपड़े पहने देखे होंगे, हम इंडियंस मोस्टली जो कपड़े पहनते हैं, जो ब्रांड्स पहनते हैं, वो कहाँ के हैं? यूएसए के। हर जो चीज़ हम यूएसए की फॉलो करते हैं, कोई हॉलीवुड मूवी देख ली तो उसका डायलॉग मारने लग जाएंगे, हर चीज़ यूएसए की। आपका बॉलीवुड, हमारा जो बॉलीवुड है वो पूरी तरीके से हॉलीवुड को कॉपी करता है। रीज़न ये कि हर एक समय में कोई एक सभ्यता कुछ इस तरीके से इंपॉर्टेंट होती है, इस तरीके से फली फूलती है कि दूसरे सारे उसका अनुसरण करने लग जाते हैं। तो ये बात अगर मैं मध्यकाल की करूं तो फारस साम्राज्य जैसा साम्राज्य कहीं और था ही नहीं। फारसी साम्राज्य के जो नायक हुआ करते थे, फारसी साम्राज्य में जो उपाधियां हुआ करती थी, उन उपाधियों को अडॉप्ट किया तुर्कियों ने, और तुर्कियों की उन्हीं उपाधियों को अडॉप्ट किया भारतीय सल्तनत काल के, चाहे वो गुलाम वंश हो गया, हर कोई वंश हो गया, खिलजी हो गया, मुगल काल तक इन सारी चीजों को यूज किया जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, बलबन ने अपने साम्राज्य को स्टेबल करने के लिए एक उपाधि ली, एक मनगढ़ंत उपाधि जो फारसी साहित्यों में मिला करती थी, अफरासियाब। बलबन ने अपने आप को कुलीन दिखाने के लिए, एक बड़े ऊंचे घराने का दिखाने के लिए ये बोला कि मैं तो अफरासियाब के वंशज का हूं, और दूसरे लोगों को कहा करता था कि क्योंकि मैं अफरासियाब के वंशज का हूं तो मुझसे थोड़े डिस्टेंस रखो, सुल्तान हूं मैं, थोड़ा मुझसे अदब से पेश आओ, मेरे सामने पेबोश। वो हम जब वो चीज़ पढ़ेंगे तब वहां पर हम डिस्कस करेंगे। अब यहां तक ही थी। अब अल्मास बेग और अलाउद्दीन के साथ में इन दोनों का पालन पोषण जलालुद्दीन खिलजी ने किया, और अपनी बेटियों का विवाह भी अलाउद्दीन और जलालुद्दीन खिलजी से करा दिया। अल्मास बेग का तो ठीक चलता रहा, उनके साथ ज़्यादा कोई ऐसे कुछ हिस्टोरिकल कोई चीज़ मिलती नहीं है, लेकिन अलाउद्दीन के साथ में मैं इस इंसान को कहूंगा बीवी का मारा। बताता हूं मैं क्यों कहूंगा इसको बीवी का मारा। यह बेचारा अपनी बीवी से बहुत सताया हुआ था, बहुत ज़्यादा परेशान। आप सोचिए, आपको रात को पानी पीना है, आप उठे, आपने अपनी पत्नी को कहा कि प्लीज़ मुझे पानी पिलाइए, और सोचो अगर आपको जवाब मिले कि मैं सुल्तान की बेटी हूँ, खुद भी खड़े हो, खुद के लिए भी पानी लाओ, मुझे भी पानी पिलाओ, तो कैसा फील होगा आपको। तो यही चीज़ बेचारे हमारे अलाउद्दीन को फेस करनी पड़ी, काफ़ी टाइम तक अलाउद्दीन को ये चीज़ फेस करनी पड़ी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। जो मूवी में जो आपने मेहरू जो सुना है, एक्चुअल में मेहरू निशा अलाउद्दीन की गर्लफ्रेंड थी, अलाउद्दीन की प्रेमिका थी। जब अलाउद्दीन की पत्नी को मेहरू निशा के बारे में पता चला, ये देखिए, ये अलाउद्दीन की शादी हो रही है और चेहरे से कुछ ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कहाँ फंस गया मैं। मतलब सुल्तान की बेटी है तो पूरे टाइम रोब में, अलाउद्दीन को ज़्यादा कोई भाव नहीं देती थी, और उल्टा ये और इनकी माता दोनों ने अलाउद्दीन का जीना हराम कर दिया। और हद तो तब हो गई जब अलाउद्दीन की इसे मानिए अलाउद्दीन की पत्नी, और ये यहाँ एक्चुअली हुआ ये, एक बार अलाउद्दीन की पत्नी ने, अलाउद्दीन की जो पत्नी थी उसने मेहरू निशा जो कि अलाउद्दीन की प्रेमिका थी, उसको भरे दरबार में बुरी तरह पीट दिया।
अब इससे ज़्यादा किसी इंसान के साथ में बुरा क्या होगा कि आप जिससे प्रेम करते हैं, आप जिससे प्यार करते हैं, उसको भरे दरबार में अपनी ही पत्नी से मार खाते देखे। तो ये कुछ कारण थे जिस कारण से अलाउद्दीन का थोड़ा सा मन भर गया यहाँ से निकलने का। अलाउद्दीन को लगा कि यार बस अपना हो गया, अब यहाँ से निकलना है। और कारण देखो, मैं उसका स्ट्रेटेजिक कारण बताता हूँ। अलाउद्दीन चाहता था कि मुझे सुल्तान बनना है, मुझे सिकंदर सानी बनना है, और मैं कहाँ यहाँ दिल्ली के आसपास फंसा हुआ हूँ, कहाँ मुझे सुल्तान, क्योंकि देखो सुल्तान को हराने के लिए चाहिए आपके पास बड़ी सेना, और बड़ी सेना आप सुल्तान के सामने रहकर तो खड़ी नहीं कर सकते। आपको अगर सुल्तान बनना है तो सुल्तान को मारना पड़ेगा, और सुल्तान को मारने के लिए चाहिए बड़ी सेना, और बड़ी सेना खड़ी करने के लिए आपको उस जगह से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। आज अगर कोई सेंट्रल पावर है, आज मैं चाहता हूं कि मैं कहीं पर जाके, मैं पाकिस्तान में जाके, मैं जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है उनको हटा के अब पाकिस्तान में खुद की शासन स्थापित कर दूं, तो मैं सोचूं मैं इस्लामाबाद में चला गया और इस्लामाबाद में रहता हूं, और वहीं पे अगर मैं आर्मी खड़ी करूंगा तो हाथों हाथ मुझे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर वहीं पे खत्म करवा देगा। लेकिन मैं चला जाऊं बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान जाके मैं कोशिश करूं वहां से एक आर्मी खड़ी करूं, और तब मैं युद्ध करूं इस्लामाबाद पे, तो मेरे बहुत बड़े चांसेस है कि मैं आराम से इस्लामाबाद पे जीत जाऊंगा और उसको अपने अधीन कर लूंगा। हालांकि ये मेरा सपना है और एक दिन मैं पूरा करूंगा इसको, हर भारतीय का होगा सपना। तो यहां हम बात कर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी की, तो उसकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा थी, और दूसरा कि वो फैमिली प्रॉब्लम भी उसके साथ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा परेशान था। तो वो चाहता था कि वो दिल्ली सल्तनत से कहीं दूर चला जाए, दिल्ली सल्तनत से कहीं दूर जाए, ताकि उसको रणनीति बनाने का मौका मिले, बड़ी सेना खड़ी करने का मौका मिले, और साथ का साथ क्योंकि सुल्तान की बेटी हमेशा साथ है तो वो कोई रणनीति नहीं बना पा रहा, और उसकी जो पर्सनल लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। अब ये जो मौका है, ये मौका दिया अलाउद्दीन को किस्मत ने। अब अलाउद्दीन की किस्मत उस समय अच्छी थी कि उस समय पे एक विद्रोह खड़ा हुआ सल्तनत में, मलिक छज्जू का विद्रोह। मलिक छज्जू का विद्रोह। नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको याद करने के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक या कुछ बताऊंगा नहीं। मलिक छज्जू का विद्रोह खड़ा हुआ और अलाउद्दीन ने बहुत ही आसानी से इस विद्रोह को दबा दिया। तो जब विद्रोह को दबा दिया तो सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, और उन्होंने अलाउद्दीन को अपने पास बुलाया और बोला कि यार कि बेटा मांगो जो मांगना है, जवाई साहब या दामाद जी प्लीज़ मांगिए जो मांगना है। तो अलाउद्दीन गए सुल्तान के पास और सुल्तान का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के सुल्तान को कहा कि सुल्तान, मुझे आपका ये कड़ा और ये हाथ में पहना हुआ माणिक चाहिए। सुल्तान को एक बार थोड़ा हंसे और अलाउद्दीन की तरफ देख के बोले कि यार मैंने बड़ा नासमझ दामाद रख दिया है, मेरे दामाद को कुछ ज़्यादा अकल है नहीं, मतलब वो मुझसे इतना सब कुछ जीतने के बाद दिल्ली सल्तनत के सुल्तान से मांग रहा है सिर्फ एक कड़ा और एक माणिक। उन्होंने अलाउद्दीन को कहा कि एक बार वापस थोड़ा सोच लो कि तुम मांग क्या रहे हो, सिर्फ एक कड़ा और माणिक, ये कोई मांगने की चीज़ है। तो अलाउद्दीन ने उन्हें कहा कि देखिए पापा जी, अब देखो पापा जी ही बोलेंगे, ससुर है तो अब उस टाइम पे अब्बा जान बोल देंगे, तो क्या अब्बा जान, ये जो कड़ा और माणिक है ये सिर्फ दो एक सिंबल है, एक संकेत है, और इसके तहत मैं आपसे मांगना चाह रहा हूं कड़ा, जिसे कई जगह कारा भी कहा गया है, कारा और माणिक, कारा और माणिकपुर की जागीर चाहिए मुझे। और काड़ा और माणिकपुर जो है ये आपके दिल्ली सल्तनत से काफी दूर है, यहां रह के आप आराम से, अब अलाउद्दीन को पता था कि कड़ा माणिकपुर जो है दिल्ली सल्तनत से अच्छी खासी दूरी पे है, और यहां पर रहकर अच्छी खासी तरीके से एक सेना इकट्ठी की जा सकती है और सुल्तान को हराकर सुल्तान का पद छीना जा सकता है।
तो इस तरीके से अलाउद्दीन बन गए अब कड़ा और मानिकपुर के सूबेदार, या आप राज्यपाल कह दीजिए, जो भी वर्ड है वो यूज कर सकते हैं। कड़ा और मानिकपुर अब जो जागिर है वो अलाउद्दीन के पास आ गई। अब जैसे ही अलाउद्दीन कड़ा और मानिकपुर गए, अब अलाउद्दीन के साथ दो चीजें हुई। पहली चीज कि अलाउद्दीन का पीछा छूट गया उस बीवी से जो उसे सताया करती थी और जो भरे दरबार में उसकी प्रेमिका को मारा करती थी। और दूसरा, अब अलाउद्दीन यहां रहकर एक बड़ी सेना खड़ी कर सकता था ताकि वो सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ अभियान करे, उन्हें हराए और सुल्तान बन जाए, और सुल्तान बनके बहुत बड़ी सल्तनत खड़ी करे और बन जाए सिकंदर ए सानी या दूसरा सिकंदर। और यहीं से आपके अलाउद्दीन जो है, जो इकोनॉमी चलाने के लिए, मतलब एक बड़े साम्राज्य खड़ा करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है दौलत या इकोनॉमी। एक बड़ी जो इकोनॉमी होगी वही बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकती है। आपने सुना होगा मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के पास इतना ज़्यादा पैसा था कि जब नादिर शाह मुगल एम्पायर को लूटकर यहाँ से लेके गया, उसके पास इतना पैसा था कि उसने सालों तक वहाँ पर ईरान में किसी से 1 रुपया टैक्स नहीं लिया। इतना ज़्यादा दौलत यहाँ से नादिर शाह लूट के गया। मुगल एम्पायर की बात कर रहा हूँ मैं। मुगल एम्पायर इतना, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस पैसे की वजह से मुगल एम्पायर इतना पावरफुल हो पाया। दुनिया में बड़ी बड़ी जो ताकत है, यूनाइटेड स्टेट्स इतना पावरफुल क्यों? पैसा। यूएसएसआर क्यों टूटा? इकोनॉमी। क्योंकि उन्होंने लिबरलाइजेशन जो था उसको फॉलो नहीं किया, और क्योंकि उनकी इकोनॉमी वीक हुई इसलिए यूएसएसआर बाद में जाके टूट गया। आज अगर हम जैसे करंट के जो चीज की बात करूं मैं आपसे, रशिया के टॉपिक की, रशिया की आज इतनी उस लेवल पे रशिया क्यों नहीं है जिस लेवल पे यूएस है? क्योंकि रशिया की इकोनॉमी उतनी पावरफुल नहीं है, और आने वाले टाइम में आप देखेंगे रशियन इकोनॉमी बहुत बुरी तरह गिरने वाली है। रशियन इकोनॉमी जो रूबल है बहुत बुरा गिरने वाला है। उसका कारण रहेगा स्विफ्ट बैंक्स। यूएसए ने स्विफ्ट बैंक एक्चुअली वो ऑर्गेनाइजेशन है जो डॉलर में डील करती है। आपको अगर मैं पढ़ा रहा हूं, आपको मैं अच्छा लगा, पढ़ाते हुए अच्छा लगा, आपने सोचा कि सर को यार थोड़ा सा कुछ गिफ्ट भेज दिया जाए, और आप अगर मुझे डॉलर में पे करना चाहते हो तो आपको वो डॉलर भेजना होगा स्विफ्ट बैंक को, और स्विफ्ट बैंक वो ट्रांसफर करेगा मेरे अकाउंट में। हमने S-400 खरीदा रशिया से, उसका जो पेमेंट है वो हमने किया स्विफ्ट बैंक को, और स्विफ्ट बैंक ने वो पेमेंट ट्रांसफर किया रशिया को, रशियन बैंक्स को ट्रांसफर किया। अब यहां पर यूएसए स्विफ्ट बैंक को बैन कर देगा रशिया के लिए। अब रशियंस के लिए कोई भी डॉलर में ट्रांजैक्शंस बंद हो जाएंगे। रशियन इकोनॉमी, क्योंकि बिना डॉलर के आज पूरी दुनिया में डॉलर ही एक तरीका है ट्रांजैक्शन का, सबसे बेस्ट तरीका है। तो ऐसे में हो सकता है हमारे S-400 जिसकी सिर्फ एक बैटरी प्राप्त हुई, अभी तक हमें 3 बैटरीज आना बाकी है, वो भी मिलना बंद हो जाए। और हो सकता है आने वाले टाइम में क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो वॉर है इसका इंपैक्ट इंडिया पर भी काफी बड़े स्केल पर पड़ने वाला है। उसका सबसे बड़ा कारण है अगर यूएसए ने कुछ ऐसे सैंक्शंस लगा दिए कि हम रशिया के साथ ज्यादा डील नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपको एक चीज बताऊं, Su-30 MKI इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन है। लगभग हम 250 से 300 Su-30 MKI ऑपरेट करते हैं जो कि रशिया से आ रहे। ऑलमोस्ट हमारे सारे के सारे वेपन्स हो गए, सबमरीन्स हो गई, इवन हमारे जितने भी युद्धवाहक पोत जो है वो सारे भी रशिया से ही आते हैं। हमारे जितने भी फ्रिगेट है, डिस्ट्रॉयर्स है, सब कुछ हम रशिया से लेते हैं। वो हमारी डील सारी की सारी खतरे में पड़ सकती है आने वाले टाइम में। और जहां तक अगर मैं Su-30 की बात करूं तो Su-30 की एक बहुत अच्छी मैन्यूवरिंग कैपेसिटी काफी अच्छी है, लेकिन इसके साथ एक जरा सी प्रॉब्लम है कि इसको आपको हमेशा
मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और मेंटेन करने के लिए कहा जाता है कि हर रशियन फाइटर के साथ में एक एक्स्ट्रा रशियन फाइटर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपको कभी भी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ सकती है और उस टाइम पे अगर पार्ट्स नहीं मिले तो वो फाइटर चलेगा नहीं। तो ये तो बात थी इकोनॉमी की। इसीलिए मैं बता रहा था आपको कि इकोनॉमी जो है वो जितनी ज्यादा पावरफुल होगी उतने बड़ा साम्राज्य होगा। तो यही चीज अलाउद्दीन को भी पता थी और अलाउद्दीन चाहता था एक बहुत बड़ी सेना बनाना, बहुत बड़ी सेना, ताकि दिल्ली को वो आराम से अपने अधीन कर ले और उसके अलावा भी उसका जो सिकंदर सानी बनने का जो सपना है वो पूरा हो जाए। और उसके लिए चाहिए थी दौलत। उसके लिए चाहिए थी बेशुमार दौलत, और बेशुमार दौलत सिर्फ एक जगह से मिल सकती थी, वो है जहां दौलत आबाद रहेगी। मतलब दौलत जहां आबाद, जहां बहुत सारी दौलत हो, जहां दौलत बहुत आबाद हो, उस जगह को कहा जाएगा दौलताबाद अथवा देवगिरी। हालांकि अलाउद्दीन ने यहां से सीधा देवगिरी पर आक्रमण नहीं किया। अलाउद्दीन पहले गया भीलसा, पहले भीलसा को लूटा और भीलसा से ही अलाउद्दीन ने सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को एक गलत पैगाम भिजवाया कि मैं चंदेरी जा रहा हूं। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को लगा कि हो सकता है वो चंदेरी जा रहा हो, लेकिन चंदेरी से ही अलाउद्दीन भीलसा की तरफ बढ़ गया, भीलसा को लूटा और भीलसा को लूट के अलाउद्दीन पहुंच गया दौलताबाद, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा दौलत चाहिए थी और दौलत जहां आबाद रहेगी साउथ इंडिया। अब ये यहां से शुरू हो गया आपका महाराष्ट्र और साउथ इंडिया का रीजन। और अभी तक साउथ इंडिया में इतना ज्यादा पैसा था क्योंकि अभी तक कभी भी कोई मुस्लिम इन्वेडर्स, चाहे आपके 700 एडी के आसपास आपके मुस्लिम इन्वेडर्स आने लग गए थे 712 के आसपास, लेकिन अभी तक कोई साउथ इंडिया नहीं आया था। और साउथ इंडिया में अभी भी पैसा उतना ही था, उतना बहुत ज्यादा दौलत थी। और अलाउद्दीन को यह चीज पता थी कि अगर उसे एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करना है तो दौलत चाहिए, और दौलत के लिए उसे साउथ इंडिया को जीतना जरूरी है। तो अलाउद्दीन यहां से भीलसा से रवाना होता है दौलताबाद के लिए। लेकिन अलाउद्दीन, मैं कहता हूं, एक चालाक लोमड़ी। मतलब अलाउद्दीन ने जाते ही देवगिरी पे या दौलताबाद पर आक्रमण नहीं किया। अलाउद्दीन यहां से गए अचलपुर। बहुत सारी बुक्स में अचलपुर को ही एलिचपुर भी कहा गया है, तो आप यहां पर कंफ्यूज मत होना। अचलपुर या एलिचपुर दोनों हो सकते हैं, हमें अभी के लिए अचलपुर याद रखना होगा। तो अलाउद्दीन यहां से गए अचलपुर और अचलपुर में अपना डेरा जमाया। और अलाउद्दीन, क्योंकि मैंने जैसा आपको कहा, यह इंसान लोमड़ी जैसे दिमाग का था, इसने वहां गया और वहां लोगों में यह खबर फैला दी कि एक बहुत बड़ा रईस यहां पर आया है, और वो रईस जलालुद्दीन खिलजी से डरकर यहां आया है, इसलिए अपने साथ में इसलिए उसके साथ कुछ सेना है, इसलिए अलाउद्दीन के साथ में कुछ सेना है। अपने आप को एक रईस दिखाया और जब समय आया तो वो सीधा उसने आक्रमण कर दिया दौलताबाद पर। लेकिन दौलताबाद किले के अंदर एंटर नहीं हो पाया। दौलताबाद किले के बाहर ही उसने काफी मारामारी की, बहुत से ब्राह्मणों को किडनैप कर दिया, बहुत से लोगों को मारा। अंत में जो दौलताबाद का जो राजा था वो परेशान हो गया, और राजा का नाम था रामचंद्र। राजा का बेटा था रामचंद्र, और रामचंद्र परेशान होकर रामचंद्र ने अलाउद्दीन को एक समझौते के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि आइए एक समझौता कर लेते, एक संधि कर लेते। और उन्होंने सबसे बड़ा कारण बताया कि देखिए, अभी आपके पास समय है समझौता करने का। मेरा अगर बेटा आ गया, क्योंकि रामचंद्र का पुत्र था सिहाना, रामचंद्र का बेटा था सिहाना, कि अगर मेरा बेटा आ गया तो वह आप पर काफी भारी पड़ेगा और एक अंतहीन युद्ध की तरफ हम चले जाएंगे। इसलिए आप समझौता कर ले तो उसमें आपकी भी भलाई है और मेरी भी भलाई है। थोड़ा सा ऐसा ही रहा होगा। आप समझिए कि जैसे उस मूवी का जो डायलॉग था कि
मेरे करण अर्जुन आएंगे। उसी टाइप से रामचंद्र भी बोल रहे होंगे कि मेरा सिहाना आएगा। ठीक है, अब यहां से जो सिहाना की बात हुई, हालांकि सिहाना जो थे काफी पराक्रमी योद्धा थे। अब सिहाना को यहां जब सिहाना के लिए बोला तो अलाउद्दीन भी प्रस्ताव के लिए राजी हो गए। अब अलाउद्दीन जब प्रस्ताव के लिए राजी हुए, उनके बीच प्रस्ताव चल ही रहा था कि इसी बीच में सिहाना ने अलाउद्दीन की सेना पर पीछे से आक्रमण कर दिया और एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया। अब हालांकि इस युद्ध में अलाउद्दीन की सेना हारने ही वाली थी, तभी अलाउद्दीन के कमांडर, जिनको उन्होंने अचलपुर में ही रहने को कहा था, उन्होंने पीछे से एंट्री ली। ये आ रहे अलाउद्दीन को बचाने के लिए कि सर आप अकेले नहीं हैं, हम हैं आपको बचाने के लिए। और नुसरत खान, इन्हें फुर्सत मिल गई आने की, इसलिए नुसरत खान युद्ध में आ धमके और इन्होंने नुसरत खान के आ जाने की वजह से अब अलाउद्दीन की सेना का पलड़ा भारी हो गया और अलाउद्दीन यहां पर युद्ध जीत गए और सिहाना की जो सेना थी वो पीछे हट गई और भाग गई। अब अलाउद्दीन को दौलताबाद किले में अलाउद्दीन पहुंच गए। हालांकि वहां की अलग अलग जो घटनाएं हैं वो भी मिलेगी आपको सुनने को, जैसे कि वहां राशन की जगह नमक के बोरे भरे पड़े थे और वो सारी घटनाएं हैं, वो हालांकि हमारे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो यहाँ पर अलाउद्दीन की और उनकी संधि हुई और संधि से अब देखिए जब संधि हो रही थी, कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ थोड़ा ह्यूमर में और उन चीज़ों में बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। तो जब संधि हो रही थी, दोनों आपस में हाथ मिला रहे थे, तो रामचंद्र ने अलाउद्दीन को एक चीज़ कही कि सर ये दौलत तो मेरी है, ये तो ले लो, लेकिन आपके लिए एक थोड़ी स्पेशल चीज़ भी लाया हूँ। तो अलाउद्दीन ने कहा कि भाई क्या चीज़ है ऐसी? तो कैसे इलायची? क्या यार, वाह यार, कौन सी इलायची है ये? कि सर ये वही इलायची है जिसके दाने दाने में है केसर का दम। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। तो यहाँ इलायची इनको गिफ्ट की। अब इलायची से यहाँ मेरा मतलब है, इलायची से हम बना देंगे एलिचपुर। रामचंद्र ने एलिचपुर की जागीर से सालाना अलाउद्दीन को हर साल राजस्व भेजने की पेशकश की कि एलिचपुर की जागीर जो है उससे राजस्व भेजा जाएगा अलाउद्दीन को। और बाद में जब ये राजस्व खत्म हो जाएगा, जब आपके रामचंद्र ये उनके जो बेटे हैं सिहाना, ये राजस्व भेजना बंद कर देंगे, तो अलाउद्दीन का दूसरा अभियान यहां पर होगा, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम दौलत का देख लेते हैं। अब अलाउद्दीन को यहां से बेशुमार दौलत मिली, लेकिन अलाउद्दीन ने, जैसा कि उनकी प्लानिंग थी, उन्होंने इस दौलत में से जलालुद्दीन खिलजी को एक फूटी कौड़ी नहीं भेजी, नॉट इवन अ सिंगल कॉइन। और जैसा कि सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को बुरा लगना ही था, उन्हें बुरा लगा और उन्होंने अलाउद्दीन को एक मैसेज भिजवाया कि बेटा आपने ये तो अच्छा नहीं किया दामाद जी कि इतना आपने लूटा है हमारे नाम से, हमारे एक कमांडर होके आपने इतना पैसा लूटा, हमसे बिना पूछे, हमसे छुपाया आपने। उसके बाद इतना पैसा लूटने के बाद भी आप ये पैसा हमारे पास भिजवा नहीं रहे हो, तो हम आपके पास आ जाते हैं। और ससुर जी वहां से चले अपने लाव लश्कर को लेके, सेना को लेके पहुंच गए कड़ा माणिकपुर। अब यहां पर मैं वापस रिपीट करूंगा, अलाउद्दीन खिलजी था एक लोमड़ी। अब अलाउद्दीन खिलजी ने यहां से, क्योंकि उसे पता था कि सुल्तान की सेना इतनी ज्यादा बड़ी है कि अगर युद्ध हुआ तो वो आराम से हार जाएगा, तो अलाउद्दीन यहां से बहाना करके यहां से निकल गए और बहाना ये किया कि मैं आत्महत्या कर दूंगा। अलाउद्दीन ने यहां से बहाना किया कि मैं आत्महत्या कर दूंगा और अलाउद्दीन यहां से निकल गए। अब क्योंकि देखिए, जब कभी बात एक बाप की आती है, एक पिता की आती है, अगर चाहे बेटे के बारे में सोचे ना सोचे, एक पिता अपनी बेटी के बारे में जरूर सोचते हैं। और यहां बेटी के साथ साथ दामाद भी थे अलाउद्दीन, तो उन्हें लगा कि यार आखिर है तो मेरा दामाद ही, अगर मर गया तो मेरी बेटी का क्या होगा, बिना शोहर के कैसे जिंदा रहेगी वो। अब हालांकि उस टाइप की जो भी सिचुएशन रही होगी, मैं आपको थोड़ा सा ड्रामेटाइज करा के चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए।
अब बहुत सी चीज़ें इसमें ड्रामा था, जैसे मैंने आपको कड़ा और माणिक का बताया, वो ड्रामा था एक्चुअली, ऐसे कोई वाकया इतिहास में हुआ ही नहीं। लेकिन कड़ा और माणिक से आपको 100% आने वाले 10 सालों तक भी ये याद रह जाएगा कि अलाउद्दीन कड़ा और माणिकपुर का सूबेदार था। और जब कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप वहां कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यही चीज थी। अब यहां पर अलाउद्दीन नाराज हो, अलाउद्दीन ने आत्महत्या का बहाना किया। तो सुल्तान जलालुद्दीन को लगा कि यार अगर मैं सेना लेके उसके पास पहुंच गया तो हो सकता है वो बहुत जल्दी अपने आप को खत्म कर दे। तो सुल्तान जलालुद्दीन ने अपनी सेना पीछे रखी और अलाउद्दीन से मिलने के लिए खुद अकेले चले गए। अकेले गए और साथ में कुछ सैनिक भी थे। अलाउद्दीन को और क्या चाहिए था, उन्होंने आने दिया। और जैसे ही सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी उनके पास आए, अलाउद्दीन ने अपने भाई उलुग खान और मलिक इख्तियारुद्दीन, हालांकि इख्तियारुद्दीन का नाम आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, उलुग खान और मलिक इख्तियारुद्दीन के जरिए सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवा दी और सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का सर काटकर पूरे कड़ा और माणिकपुर में घुमाया गया, ताकि हर किसी को पता चल जाए कि अलाउद्दीन ने सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया है और अगला सुल्तान होगा अलाउद्दीन खिलजी। तो इस तरीके से सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का पितृमोह उन्हें ले डूबा। हम उस तरीके से नहीं देखेंगे इस चीज को, उस समय की जो चीज हुई होगी उसका हम नहीं बता सकते। बहुत सारे इतिहासकार अलग अलग चीजें कहते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, एक इतिहासकार किसी चीज को क्या बताएगा, दूसरा उसको दूसरा कुछ बताएगा। अब कोई कहता होगा कि अकबर पहले चाय पीता था, फिर उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ता था। अब होंगे नहीं न्यूज़पेपर, मैं आपको एक थोड़ा सा इमेजिन करने के लिए कह रहा हूं। जो भी चीज रही हो, चाय पीता होगा, उसके बाद गुफ्तगू करता होगा, है ना। और कोई ऐसा कहेगा कि पहले गुफ्तगू करता था फिर चाय पीता था। तो हर कुछ हिस्टोरियंस अलग बताते हैं, कुछ अलग बताते हैं। हमें उनका निष्कर्ष निकाल के हमें जहां पर काम है उस चीज को, उस नॉलेज को वहां पर यूज करना है। तो इसके बाद ये आप देख रहे हैं सीन, किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी अपने ससुर, क्या नाम है, जलालुद्दीन खिलजी, एके ने जेके को खत्म कर दिया। अब यहां एके का मतलब, एक मूवी है जिसमें अजय देवगन का नाम भी एके है, वो मत बना दीजिएगा, ठीक है। और जलालुद्दीन खिलजी को लग रहा है कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया, कि बेटा जी ये क्या कर रहे हैं, दामाद जी प्लीज डोंट डू दिस। लेकिन क्या करें, दामाद जी के तो सर पे खून सवार है। दामाद जी को तो बनना है सिकंदर ए सानी। उनको अपने लक्ष्य के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है, कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, बस सिकंदर ए सानी। और जो बड़ा साम्राज्य जो अलाउद्दीन जो खड़ा करेगा, वो हालांकि अभी तक बना नहीं होगा। सीरियसली इंडियन जो एम्पायर है उसको बहुत बड़ा बनाएगा, हालांकि साउथ इंडिया को बहुत हद तक जीत लेगा। ये साउथ में वहां तक जाएगा जहां तक अभी तक कोई सुल्तान नहीं गया, और आने वाले टाइम में भी जहां तक अलाउद्दीन खिलजी पहुंचा है वहां तक दूसरे सुल्तान पहुंच नहीं पाएंगे। तो यहां पर आपके अलाउद्दीन की ये चीज खत्म होती है। अब अलाउद्दीन ने खुद को यहीं पर सुल्तान घोषित कर दिया, और सुल्तान घोषित करने के बाद अलाउद्दीन यहां से दिल्ली के लिए रवाना हुए। लेकिन क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी, ऐसा तो है नहीं कि जलालुद्दीन खिलजी की सिर्फ बेटियां हैं, बेटे भी थे, और बेटे थे तो बेटों की मां भी थी। तो उसी चीज में जलालुद्दीन खिलजी का यहां हम थोड़ा सा बना देंगे उसे। ये दिल्ली सल्तनत, यहां पर आपका दिल्ली, और यहां है मुल्तान। अब सुल्तान का एक बेटा है मुल्तान, समझ रहे आप। सुल्तान का एक बेटा है मुल्तान,
और जो बेटा मुल्तान बेटा है वो है, क्योंकि यहां पर तो सुल्तान है, सुल्तान और उसकी पूरी सल्तनत है, और मुल्तान में जो बेटा है वो है अकेला। और क्योंकि ये है अकेला तो हम बना देंगे इसको अरकली। प्लीज अरकली ही करना, अकेला से कश्मीर की कली मत कर देना। ये है आपके अरकली खान, जो सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के बड़े बेटे हैं। ठीक है, अब बड़े बेटे को तो हमेशा इज्जत मिलती है, लेकिन छोटे बेटे की कद्र नहीं होती है। मोस्टली यही होता है, छोटे बेटे की कद्र कम होती है, बड़े बेटे को इज्जत मिलती है और छोटे बेटे की कद्र नहीं होती है। और उस कंडीशन में तो बिल्कुल कद्र नहीं होगी जब यहां से अलाउद्दीन अपने आप को सुल्तान बना के दिल्ली की ओर रवाना हो रहा है। तो यहां पर जो सुल्तान की पत्नी है मलिका जहां, उसने अपने बेटे कद्र खान, हालांकि काफी छोटे थे कद्र खान को सल्तनत का वारिस घोषित कर दिया और सारे अमीरों को बोला कि रुको, अभी हम जिंदा हैं। क्या बताया कि रुको, अभी हम जिंदा हैं। रुको, अभी हम और हमारा बेटा जिंदा है। और यहां रुको से बन जाएगा रुकनुद्दीन। तो सुल्तान के जो दूसरे बेटे थे जिनकी कद्र नहीं हो रही थी, उनको रुकनुद्दीन फिरोज नाम से मलिका जहां नया सुल्तान बना देगी। हालांकि काफी छोटा था ये, और मलिका जहां चाहती थी कि रुकनुद्दीन फिरोज को तख्त पर बैठा दे और शासन अपने हाथ में ले ले, लेकिन अलाउद्दीन ने कच्ची गोलियां नहीं खाई थी। उसे इस चीज का अच्छे से पहले ही पता था, तो उसने जो दौलत लूटी थी उस दौलत को आराम से जनता में भी बांटता आ रहा था और अमीरों में भी उसने काफी बांटा, और अमीरों को यह बता दिया कि प्लाता और प्लोमो, स्पेनिश वर्ड है दोनों, प्लाता प्लोमो। प्लाता का मतलब होता है पैसा और प्लोमो का मतलब होता है लेड, जिससे आपकी गोलियां बनती है। तो मैं मजाक में बताया आपको प्लाता और प्लोमो, मतलब अलाउद्दीन ने उनको ऑप्शन दिया कि या तो पैसा ले लो या फिर मुझसे युद्ध कर लो। तो ज्यादातर जितने भी अमीर थे अलाउद्दीन के साथ मिल गए। हालांकि जनता ने उसे अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था, जनता उसको ज्यादा एक्सेप्ट कर नहीं रही थी। लेकिन अब अलाउद्दीन यहां से दिल्ली पहुंचे और दिल्ली के बलबन के बनाए लाल महल में अब अलाउद्दीन को इतना ज्यादा यहां वार्म वेलकम मिला, इतनी ज्यादा इनका वेलकम हुआ कि उनका शर्म से उनका चेहरा हो गया लाल, और जब शर्म से हो गया चेहरा लाल तो वो जाके बैठे लाल महल में। और अब अलाउद्दीन ने यहां से ऑर्डर किया और पूछा कि भाई कहां है हमारी सासू मां मलिका जहां। कहीं कहीं बुक्स में अलाउद्दीन की पत्नी का नाम भी मलिका जहां मिलेगा, और उनकी सासू जो रुकनुद्दीन फिरोज की मदर है उनका नाम भी मलिका जहां मिलेगा। लेकिन यहां मलिका जहां जैसे ही अलाउद्दीन यहां पर आए वो भी भाग गई अरकली खान के पास। अब यहां अरकली खान और रुकनुद्दीन फिरोज अरकली खान और रुकनुद्दीन फिरोज दोनों ही मुल्तान भाग गए। अब अलाउद्दीन ने, क्योंकि इन दोनों को खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी था, तो अपने भाई उलुग खान या अल्मास बेग, उलुग खान और जफर खान। अब जफर खान के बारे में मैं आगे बताऊंगा। इस स्वामी भक्त इंसान को अलाउद्दीन युद्ध के मैदान में इतना आगे लेके गया, जब मंगोलों के खिलाफ युद्ध में ये युद्ध की अगुवाई कर रहा था, अलाउद्दीन ने इसको बहुत चढ़ाया। अरे यार मतलब तू तो बहुत खतरनाक मंगोलों को मारे जा रहा, आगे जाके मार। और ये पहुंच गया उस जगह
और अलाउद्दीन अपनी सेना लेके पीछे आ गया और अलाउद्दीन ने एक षड्यंत्र के तहत बेचारे जफर खान को बाद में मरवा दिया। हम पढ़ेंगे जब वो चीज़, हम आगे मंगोलों के और अलाउद्दीन के जो मंगोलों के साथ संघर्ष है उसको पढ़ेंगे, उसमें आएगा। तो यहाँ उलुग खान और जफर खान को, इन दोनों को मारने के लिए भेजा गया और उलुग खान और जफर खान ने इन दोनों को मार दिया और मार के इनकी आंखें निकाल दी। तो ये यहाँ तक का सफर था अलाउद्दीन का आरंभिक जीवन, जो यहाँ खत्म होता है। अब इसके बाद में अलाउद्दीन के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो है, प्रशासनिक सुधार के बारे में पढ़ूंगा। और याद रखिएगा वो इतना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि प्रश्न आपके ज़्यादातर वहीं से आएंगे, किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा वहीं से आएंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहेगा और बहुत ज़्यादा इजी बना देंगे हम उसको कि आपको बहुत, जिस तरीके से आई होप कि आपको ये याद हो गया होगा, वैसे ही वो क्लास भी आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, नमस्ते।